नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं मनी गुरु की खास पेशकश। मनी गुरु में आज हम बात करेंगे सेकेंडरी बेंचमार्क की, यानी कि बी-स्पोक बेंचमार्किंग की। सेबी ने दरअसल हाल ही में ड्यूअल बेंचमार्किंग की व्यवस्था की है और इसी में शामिल है बी-स्पोक बेंचमार्किंग। तो बी-स्पोक बेंचमार्किंग क्या है, साथ ही साथ कैसे एक निवेशक के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकती है, इसको लाने के पीछे की सेबी की मंशा क्या है, इन तमाम मुद्दों को हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आपसे हम चर्चा करें, सवाल पूछें, उससे पहले ज़रा देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है, कौन से सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला पॉइंट होगा कि दरअसल नया बी-स्पोक बेंचमार्क क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि नया फंड चुनने में बी-स्पोक बेंचमार्क कैसे मदद करेगा। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बी-स्पोक बेंचमार्क की खासियत क्या क्या है और डेट म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले आपको क्या ध्यान रखना है। तो ये हैं हमारे वो पॉइंट्स जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी। और आइए अब करते हैं गेस्ट का रुख। संदीप जी, बेंचमार्किंग को ही थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कई लोगों को इसके बारे में मालूम भी होगा। 2012 में जब बेंचमार्किंग की व्यवस्था की गई थी, सेबी की ओर से कंपलसरी किया गया था। एक रेफरेंस पॉइंट तो ये है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बुनियादी सिद्धांत बेंचमार्किंग का क्या है? नमस्कार दीपक, मुझे इस शो में बुलाने के लिए। बेंचमार्किंग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कोई भी निवेशक है तो वो जानना चाहेगा कि जहां मैंने पैसा लगाया है, चाहे वो एक कोई सिक्योरिटी हो या म्यूचुअल फंड हो या किसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर को दिया हो, तो वो कैसा कर रहा है। अब सपोज कीजिए आपने 10% रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, तो 10% तो काफी अच्छा है और इन्फ्लेशन से भी ऊपर है। तो क्या इससे इन्वेस्टर को खुश होना चाहिए? शायद आपको उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर किसी बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहिए कि इसी समय में जो 1 साल तक लेट से आपने वो पैसा किसी फंड में लगाया था, उसमें 10% रिटर्न आया है। हो सकता है कि उसी समय पे निफ्टी में 15% का रिटर्न आया हो या 20% का रिटर्न आया हो। तो एक्चुअल में बिना बेंचमार्क के ये समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कैसा कर रहा है। अगर हमने इस फंड मैनेजर को नहीं देखी, वो पैसा बेंचमार्क में ही लगाया होता और वो बेंचमार्क अगर ज्यादा अच्छा कर रहा होता, तो इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर अंडर परफॉर्म कर रहा है। बेंचमार्क चुनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जिस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके नामचीन जो प्रमुख सदस्य हैं वो और सेक्टर्स हैं वो उस बेंचमार्क पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल निफ्टी है, तो निफ्टी में अगर फाइनेंस कंपनीज अच्छी कर रही है या बैंक्स अच्छे कर रहे हैं तो उनका वेट भी अच्छा होना चाहिए। और एक बेंचमार्क काफी हद तक फैला हुआ होना चाहिए। इट इज नॉट दैट कि इसमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स बहुत ज्यादा होने चाहिए किसी भी सेक्टर के प्रति या किसी भी कंपनी के प्रति। तो जैसे इक्विटी में बेंचमार्क फिर भी पॉपुलर है, जैसे बैंक निफ्टी है या निफ्टी है या सेंसेक्स है। अनफॉर्चुनेटली डेट में जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वही बेंचमार्क को देखते हैं और छोटे इन्वेस्टर्स टिपिकली बेंचमार्क की इतनी परवाह नहीं करते। ओके, तो यानी कि मोटा मोटा बेंचमार्क हम समझ गए कि वो रेफरेंस पॉइंट दरअसल जिसकी स्टडी करके हम ये देख सकते हैं कि फंड मैनेजर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आउट परफॉर्म कर रहा है या फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके कंपैरिजन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट यानी कि बेंचमार्क हुआ। अब जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि ऑलरेडी सेबी ने बेंचमार्किंग की व्यवस्था की हुई है, तो फिर ये बी-स्पोक बेंचमार्क फिर क्यों लाया गया है और ये क्या है संदीप जी?
तो देखिए ये पहले भी इसमें bespoke बेंचमार्क के बारे में रेफरेंस था सेबी की गाइडलाइंस में कि सेकेंडरी हम दूसरा बेंचमार्क भी यूज कर सकते हैं, बट उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी। तो जब हमने अपने डेट फंड्स लॉन्च किए जनवरी फरवरी में, हम चाहते थे कि हमारा जो बेंचमार्क हो वो ऐसा हो जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो उसके अनुकूल हो। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि अभी करीब 200 200 सवा 200 ट्रिपल ए कंपनीज थी उस टाइम पे भारतीय देश में, और जहाँ पे जिनके बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग थे 3-4 साल के बॉन्ड्स। लेकिन हमने कुछ फिल्टर्स लगाए थे और हमने कहा था कि नहीं, हम ये ट्रिपल ए भी नहीं और इसमें भी हम कुछ और भी फिल्टर्स लगाएंगे। क्रिसिल के साथ मिलकर हमने काम किया था और क्रिसिल ने हमारे लिए मॉडल पोर्टफोलियो या फिर बेंचमार्क बनाया था जिस बेंचमार्क को हम फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होता कि जो भी इन्वेस्टर है वो जान सकता था कि अब ट्रस्ट म्यूचुअल फंड में हम पैसा डाल रहे हैं तो ये केवल इन 50 कंपनी में ही इन्वेस्ट करेंगे और इनका वेटेज डिफरेंट है। जिस कंपनी की ज्यादा बॉन्ड्स हैं उनका ज्यादा वेटेज है। तो ऐसा कोई बेंचमार्क था नहीं, तो इसलिए क्रिसिल ने हमारे लिए बनाया। लेकिन चूंकि उस टाइम पे सेबी के पास ये गाइडलाइंस नहीं थी, हम यूज नहीं कर पाए। और फिर सेबी ने ये एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में काफी डिसाइड हुआ कि कैसा बेंचमार्क होना चाहिए, सेकेंडरी बेंचमार्क की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, टीयर 2 बेंचमार्क आर रिक्वायर्ड। और फिर ये डिसाइड किया गया कि जो भी बेंचमार्क बनाती है कंपनियां जैसे क्रिसिल है, इक्रा है, अगर फंड मैनेजर चाहें और उनको बताएं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है तो वो वैसा ही बेंचमार्क बना के दे सकती हैं जिससे ये फंड मैनेजर टीयर 2 बेंचमार्क यूज कर सके। तो ऐसा नहीं है कि हमने टीयर 1 बेंचमार्क को छोड़ दिया है। सेबी की गाइडलाइंस कहती है कि टीयर 1 तो आपको यूज करना ही पड़ेगा जो सबके लिए कॉमन है, और उसके बाद अगर आप दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी स्ट्रेटेजी अलग है तो आप टीयर 2 यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे फंड्स में डबल ए रेटेड कंपनीज नहीं है। तो जब डबल ए रेटेड कंपनीज अच्छा करेंगी, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो हमारे फंड उन कंपनियों की उस बेंचमार्क में जिनमें डबल ए कंपनीज हैं उनसे अंडर परफॉर्म करेंगे। अब लास्ट कुछ साल में देखेंगे तो डबल ए कंपनीज ने अच्छा नहीं किया है। तो जो ब्रॉड बेंचमार्क है वो उसमें डबल ए कंपनीज थी तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो हमारा फंड सिर्फ जिसमें केवल ट्रिपल ए है वो अगर आप देखेंगे तो वो उस बेंचमार्क से या तो काफी अच्छा करेगी या काफी खराब करेगी, उस बेंचमार्क को फॉलो नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा सेकंड बेंचमार्क जो क्रिसिल का ट्रिपल ए सिलेक्ट ट्रिपल ए बेंचमार्क उन्होंने बनाया है जो हमारे वेबसाइट पे भी है वो फॉलो करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, ये फंड मैनेजर ऐसा रिस्क ले रहा है, ये ऐसी स्ट्रेटेजी है। और क्रिसिल की वेबसाइट पे भी उस उसकी जो उस बेंचमार्क को बनाने की जो तकनीकी है, तकनीकी वो है, डिटेल्स है, वो भी पूरी तरह से दी हुई है जो एकदम ट्रांसपेरेंट है और ये कोई दूसरा फंड मैनेजर भी इसको यूज कर सकता है। अच्छा संदीप जी, देखिए, इस तरह से जो आपने बताया कि एक डबल फिल्टर की तरह 20 को बेंचमार्क हो गया। अब ये फंड को चुनने में तो निवेशकों को जाहिर तौर पर मदद करेगा ही, साथ ही साथ bespoke बेंचमार्क फंड के जोखिम के आकलन में किस तरह की मदद कर सकता है एक आम निवेशक के लिए, ये समझाएं। देखिए, अगर मैं अपने फंड की मैं इक्विटी फंड की बात करता हूँ लेट्स से, और इक्विटी फंड में मैं बोलता हूँ कि आज मैं ऐसी कंपनियों को चुनूंगा जिनका परफॉर्मेंस अभी अच्छा नहीं है लेकिन बाद में अच्छा हो जाएगा, और मैं कुछ ऐसे आंकड़े चुनता हूँ जिनके हिसाब से वो कंपनियां चुनी जाएंगी। तो आज वो बेंचमार्क का सपोज कीजिए वो फंड आज मैंने लॉन्च नहीं किया है लेकिन 2-3 साल से वो बेंचमार्क चल रहा है, तो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस दिखा के मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस बेंचमार्क को फॉलो करूंगा और आप चाहें तो मेरे स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स है या मिड कैप इंडेक्स है या कोई पर्टिकुलर तकनीकी विशेषता है जिससे मैं स्टॉक पिक करना चाहता हूँ, तो ये जो बेंचमार्क bespoke बेंचमार्क है
इनके बदौलत मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए अब 5 साल में अगर आप हमारे साथ रहते और ये स्ट्रेटेजी हम यूज करते ऑब्जेक्टिवली, तो हमारा रिटर्न इसके आसपास होता। तो आज मैं कोई नई फंड लॉन्च करना जा रहा हूँ और जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बेंचमार्क, bespoke बेंचमार्क, मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए अगर ये तकनीक हम फॉलो करते लास्ट 5 साल में, तो हमारा रिटर्न मोटा मोटी इतना होता। तो उससे एक इन्वेस्टर को आइडिया हो जाती है कि अगर हम निफ्टी में इन्वेस्ट करते तो रेट से 15% रिटर्न आता, और अगर हम ये अग्रेसिव स्मॉल कैप में करते तो शायद 22% रिटर्न आता। तो वो चुनने में मदद आती है। बिल्कुल। अच्छा संदीप जी, एक और मैं फिर से बुनियादी सवाल आपसे समझना चाहूंगा। जब भी हम म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो शब्द बड़े बड़े बार बार उनका रिपीटिशन होता है, बार बार हम सुनते हैं, कैटेगरी और बेंचमार्क। अब इन दोनों का तालमेल कितना इंपॉर्टेंट है, और जब पहली बार हम किसी म्यूचुअल फंड को चुनने जा रहे हैं या फंड मैनेजर को चुनने जा रहे हैं, तो कैटेगरी और बेंचमार्क के संतुलन को कैसे देखें, एक आम निवेशक के लिहाज से बताइए। तो दीपक जी, आप कैटेगरी के बारे में आप जो कह रहे हैं वो जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, वो कैटेगरी की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ सर, जी हाँ। अच्छा, तो कैटेगरी मेरे ख्याल से ब्रॉडली 3-4 कैटेगरीज हैं कि भाई लार्ज कैप फंड क्या है, या फिर मिड कैप क्या है, या स्मॉल कैप क्या है। तो ये आई थिंक 70-80% ऑफ द मार्केट लार्ज कैप में है, और या थोड़ा थोड़ा कम होगा, शायद 70 के 60-70 के आसपास होगा, और 25-30% मिड कैप में होगा, और जो बाकी बच जाता है वो स्मॉल कैप में होगा। तो कैटेगरी डिसाइड करेगी कि भाई आज जो मार्केट का ब्रेकअप है, आज अगर मार्केट का जो भी $2 ट्रिलियन या जो भी मार्केट कैप है वो लार्ज कंपनी कैप कंपनीज में कितना है, तो उस मार्केट कैप के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये लार्ज कैप में मुझको कितना डालना है या मिड कैप में कितना डालना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया, तय कर लिया कि भाई ये आउटस्टैंडिंग के हिसाब से हमने 60% लार्ज कैप में डालना है, 25% इसमें डालना है मिड कैप में, और 15% स्मॉल कैप में। उसके बाद उस फंड का रिटर्न कितना है, पास्ट में वॉलेटिलिटी कितनी है, रिस्क कितना है, वो आपको बताएगा बेंचमार्क, या फिर उस कैटेगरी का जो रिटर्न्स है और जो बाकी एनालिसिस करते हैं। तो मेरे ख्याल से कैटेगरी यू शुड डिसाइड कि आपको कितना पैसा डालना है, और जो बाकी ये बेंचमार्क है वो आपको बताएगा कि उस स्पेसिफिक कैटेगरी में कितना रिटर्न्स आते हैं, या कितनी वॉलेटिलिटी होती है, कितना ड्रॉडाउन होता है। बिल्कुल। संदीप जी, अगला सवाल मेरा रहेगा, डेट म्यूचुअल फंड की अब हम बात कर लेते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में निवेश के वक्त बुनियादी जो बातें ध्यान में रखनी है वो क्या है सर? तो एक तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये पैसा कितने सालों के लिए आपको लगाना है। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर आपको पैसा 5 साल के लिए लगाना है तो फिर आप लिक्विड फंड में मत लगाइए उसको, बिकॉज लिक्विड फंड की मैच्योरिटी 30 से 40 दिन रहती है, और टिपिकली लोग जो छोटे समय के लिए पैसा लगाया जाता है उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। लॉन्गर समय के लिए लगाए जाने पैसे में कूपन ज्यादा होता है, बेसिक तौर पे कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए। फिर दूसरी बात हो गई कि हम लोग किस स्टेज में है इंटरेस्ट रेट साइकिल के, वो भी देखना बहुत जरूरी है। आज का जो माहौल है कि इंटरेस्ट रेट्स काफी लो हैं, और लोग आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 3.35 पे रखा है, 3.35 पे रखा है। चल, बट जो इन्फ्लेशन है वो 5-5.5 के आसपास मंडरा रहा है, जो कोर इन्फ्लेशन है वो 6% के पास है। तो इस माहौल में बहुत ज्यादा दिन बहुत लंबा रिस्क लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जब हमें देखना चाहिए कि जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन अगर 5% हो, और आरबीआई का ओवरनाइट रेट भी अगर 5-5.25% हो, तो वो टाइम फिर ठीक रहता है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का, या लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करने का। तो अभी चूंकि माहौल ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, वो मेरी राय ये रहेगी कि अभी आप 2-3 साल का जो पैसा है वो ऐसे फंड्स में लगाएं
जिनकी मैच्योरिटी फिक्स्ड है और वो रोल डाउन फंड बोले जाते हैं। जैसे हमारा एक फंड है वो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट, वो रोल डाउन फंड है। तो उसमें क्या होगा कि हम जून 2024 के पेपर ही खरीदते हैं, तो धीरे 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 उसकी मैच्योरिटी कम होती जाएगी और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, और उसमें से आपको उससे 5.5-6 के आसपास आपकी आमदनी हो सकती है। और यही अगर आप ओपन एंडेड फंड में लगाएंगे जहां पे मैच्योरिटी 3 साल की रहेगी और इंटरेस्ट रेट अगर 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गए तो आपका रिटर्न कम हो सकता है और वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। तो तीसरी चीज आपको जो देखनी चाहिए वो है क्रेडिट क्वालिटी, बिकॉज 2018 में हमने देखा है कि काफी सारे निवेशक बुरी तरह से फंस गए थे म्यूचुअल फंड्स में, जिनके पास क्रेडिट्स थे जो कभी कभार कभी पहले ट्रिपल ए रहे होंगे और डाउनग्रेड हो गए, और कुछ ऐसी भी कंपनीज थी जो ट्रिपल ए नहीं थी, धीरे धीरे डाउनग्रेड होकर डिफॉल्ट हो गई। तो उसके कारण क्रेडिट हैज आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें समझना चाहिए कि जो क्रेडिट है वो देना काम है, बैंक्स का काम है क्रेडिट देना, और बैंक्स के पास कैश फ्लोज भी रहते हैं कंपनीज के, और उनके पास सिक्योरिटी भी रहती है, और उनके पास कैपिटल भी है। तो म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा रिस्की क्रेडिट फंड्स में से मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को अभी तो दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स मेरे ख्याल से उन फंड्स को अभी पूरी तरह से उस सुरक्षा से नहीं चला सकते जितना सुरक्षा की आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल से अभी प्लेन वनीला फंड्स में ही रहें, और अभी तक रोल डाउन फंड्स में रहें, या जो शॉर्ट एंड मैच्योरिटी के फंड्स हैं उसमें रहें। लंबे समय के लिए जब आपको निवेश करना होगा तो आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई की पॉलिसी ऐसी हो गई है कि उनके ओवरनाइट रेट्स एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से ऊपर चले गए हैं, तब मेरे ख्याल से सेफ रहेगा कि आप 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल के बॉन्ड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकें। ऑलराइट। अच्छा संदीप जी, डेट म्यूचुअल फंड में एसेट एलोकेशन कितना अहम रोल निभाता है? नहीं, एसेट एलोकेशन देखिए हर समय हर जगह ही काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोग उसके उस तौर पे लेते हैं कि 50% हमने लेट से इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, अब बाकी 50% हमको डेट में सेफ रखना है। तो अब 10% आप रख सकते हैं लिक्विड फंड में या ओवरनाइट फंड में, जहां आपको लगता है कि भाई कभी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है पैसे की, आपको 6 महीने के लिए और कुछ जरूरत नहीं है पैसे की, तो आप 10% आपने मनी मार्केट फंड में डाल दिया जो 1 साल मैच्योरिटी का है, और ऐसे करके आप लैडरिंग कर सकते हैं फंड की। 20% आपने और डाल दिया शॉर्ट टर्म फंड में, 20% आपने डाल दिया रोल डाउन फंड में, तो धीरे धीरे पैसा आपको मैच्योर होता रहेगा और आपको मिलता रहेगा। तो वो एक लैडरिंग की बहुत जरूरत है मेरे ख्याल से इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कि जहां आपको हर साल कुछ ना कुछ आपको इनकम भी आती रहे और कुछ प्रिंसिपल भी वापस आता रहे। तो एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ज्यादा फंड्स या फंड हाउसेज में डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है। 2-3 फंड हाउसेज में 3-4 स्कीम्स अगर आप अच्छे अच्छे स्कीम्स ले लें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, या आजकल तो वेबसाइट्स पे भी आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं, और फिर आप उसमें इन्वेस्ट करें तो एक अच्छा एसेट एलोकेशन रहेगा, तो आपको लिक्विडिटी, सेफ्टी और रिटर्न्स तीनों आपको समय समय में मिलते रहेंगे। ओके संदीप जी, आखिरी सवाल और बहुत ही बेसिक सा सवाल है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। फंड चाहे कोई भी हो सर, डेट हो या इक्विटी, सही फंड चुनने का पैमाना असली क्या होना चाहिए, बुनियादी पैमाना? देखिए, एक तो फंड मैनेजर्स ज्यादा चेंज नहीं होने चाहिए। दूसरी, जो फिलॉसफी उस फंड की है वो आप उसका जो बेसिक मटेरियल है आप वो पढ़ के देखिए कि वो कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं। अगर 2 लाइन पे आपको नहीं समझा पाए कि भाई उसकी फंड की फिलॉसफी क्या है, तो फिर इसका मतलब वहां थोड़ा कंफ्यूजन है। और तीसरा, फिर आप देखिए कि उसने पास्ट जो रिटर्न्स किए हैं
उसकी वॉलेटिलिटी क्या रही है और उसका रिटर्न्स कैसा रहा है। तो कई बार हम लोग चाहते हैं कि वी ऑलवेज गो फॉर टॉप क्वार्टाइल फंड्स की, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है हम उसी के पीछे भागते हैं। बट कई बार मैंने देखा है कि कई फंड हाउसेस कोशिश करते हैं कि वो सेकेंड क्वार्टाइल में रहें, वो कंसिस्टेंसी चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि मैं कभी फर्स्ट क्वार्टाइल में चला जाऊं या कभी थर्ड क्वार्टाइल में चला जाऊं। तो वो स्ट्रैटेजी भी अच्छी है जो फंड्स कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, जिनकी स्ट्रैटेजी आपको सिंपली समझ में आती है और जिनका फंड में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, आप उनको चूज करें तो आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बागला जी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनी गुरु में आज इतना ही। एक और मुद्दे के साथ अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें और देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।